So, hello students, welcome you all again in my online class. So, last lecture में अपन अपने फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में एनिमल्स का डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें अपने फाइलम प्रोटोजोआ का डिटेल क्लासिफिकेशन की बात की थी। आज उसमें कुछ प्रोटोजोन मेंबर्स हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। प्रोटोजोआ में अपन ने बात की थी कि प्रोटो का मतलब फर्स्ट या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुए थे या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अपन ने रखा था वो फाइलम प्रोटोजोआ था। तो प्रोटोजोआ में अपन को कुछ स्पीसीज के बारे में पढ़ना है कि प्रोटोजोआ में जैसे आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो ये कुछ फ्री लिविंग स्पीसीज हैं, कुछ एक्टोपैरासाइट है, कुछ एंडोपैरासाइट हैं। तो इन सब की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। कल अपन ने फाइलम प्रोटोजोआ का एक मेंबर अमीबा प्रोटियस के बारे में कुछ डिस्कस किया था। अमीबा प्रोटियस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, देखिए अमीबा प्रोटियस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसके लिए टर्मिनोलॉजी प्रोटोजोआ सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे गोल्डफस, उन्होंने यूज़ किया था। इसी तरीके से जो आपका अमीबा प्रोटियस है इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे रोजेनहॉफ, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये अमीबा प्रोटोजोन है और इसका स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके का दिखता है, कैसा है, उन सब के बारे में बताया था। यह अमीबा एक ग्रीक वर्ड है। एक वर्ड होता है अमोइबे, अमोइबे का मतलब होता है चेंज, और प्रोटियस का मैंने बताया था एक माइथोलॉजिकल सी गॉड। ठीक है, माइथोलॉजिकल सी गॉड होता है प्रोटियस का मीन्स, यानी कि जैसे देवता अपना रूप चेंज करता रहता है उसी तरीके से यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है या अमीबा प्रोटियस है वो अपना रूप बार बार चेंज करता रहता है, इसलिए इसका नाम अमीबा प्रोटियस पड़ा है। तो अमीबा का मतलब अमोइबे यानी चेंज और प्रोटियस का मतलब होता है सी गॉड या माइथोलॉजिकल सी गॉड। ठीक है, तो उसी बेस पे इसका नाम रखा गया है, यानी समुद्री देवता के रूप में, जैसे समुद्री देवता अपना रूप चेंज करता रहता है इसी तरीके का ये ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद में फिर अपन ने इसमें बात की थी आगे इसके हैबिट और हैबिटाट की अपन ने बात की थी। हैबिट एंड हैबिटाट की अपन बात कर रहे हैं। तो हैबिट और हैबिटाट में अगर इसको देखा जाए तो ये ऑर्गेनिज्म आपको ज़्यादातर वो तालाब जहाँ पे सड़े गले पत्तियाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म सड़े हुए या धीमी गति से कोई कहीं पानी बह रहा हो, या फिर आप देखेंगे कि गीली मिट्टी हो यानी कि मड हो, तो उस एरिया में या पानी काफ़ी दिन से ठहरा हुआ हो उस जगह पे ये आपको मिलेगा। तो ज़्यादातर तो जहाँ डिकेइंग मटेरियल्स मिलेंगे, और मोस्टली ये जो फ्रेश वाटर के लेक, पॉन्ड और स्ट्रीम्स हैं जहाँ स्लो वाटर की फ्लोइंग हो रही हो, उन एरियाज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो हैबिट और हैबिटाट में कैसा हो गया, फ्रेश वाटर के जो भी पॉन्ड्स हैं
लेक्स, पॉन्ड्स, लेक्स में ये जहाँ स्लो वाटर मूव हो रहा है, स्लो वाटर बह रहा है, उस एरियाज को ये प्रीफर करता है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन जनरल मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे थे और मॉर्फोलॉजी में अपन ने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि किस तरीके का अमीबा दिखाई देता है। देखिए, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आपका जो अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो पहले ही अपन बात कर चुके हैं कि जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो माइन्यूट साइज के होते हैं, यानी बहुत छोटे आकार के होते हैं। तो इनको नेक्ड आई से नहीं देखा जाता, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो यहाँ भी अपन अमीबा प्रोटियस की बात कर रहे हैं। तो प्रोटियस अमीबा की जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें सबसे लार्ज साइज की स्पीसीज है। तो अमीबा प्रोटियस की अगर साइज की आप बात करते हैं, यहाँ आप साइज से देखेंगे तो ये मान के चलिए 250 से लेकर 600 म्यू तक इसकी साइज शेप आपको दिखाई देती है, 600 माइक्रोन तक। या फिर अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखें तो एक तरीके से 0.25 mm से 0.6 mm तक साइज के ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी बहुत ही माइन्यूट साइज के ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मॉर्फोलॉजी में, तो साइज और शेप की बात कर ली कि शेप इन ऑर्गेनिज्म की कोई स्पेशल ऐसी शेप नहीं होती, क्योंकि ये अभी अपन ने बात किया प्रोटियस का मतलब क्या है कि ये अपना स्वरूप बार बार चेंज करता रहता है। तो शेप यहाँ अपन बता नहीं सकते, लेकिन साइज अगर अपन मेजर करें तो 250 म्यू से 60 म्यू के आसपास होती है। इसके बाद में अपन मॉर्फोलॉजी में बात कर रहे थे, दूसरी चीज़ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो आप इस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो इसमें आगे की तरफ स्यूडोपोडिया, देखिए 2 एंड्स होते हैं। एक बार थोड़ा सा अपन डायग्राम, रफली डायग्राम बना के देख लेते हैं अमीबा का। ताकि अपने को बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके का कुछ आपको आउटर लेयर इसकी दिखाई देगी। अंदर की तरफ आप इसमें देखें तो
देखिए इस तरीके का कुछ आपको अमीबा का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मैंने बिल्कुल रफ डायग्राम बनाया है, कुछ चीज़ें रह गई हो तो देखना आप। देखिए यहाँ सबसे बाहर की तरफ आप देखते हैं तो ये देखिए इसमें 2 एंड्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखना है, ये होता है पोस्टीरियर एंड और ये होता है एंटीरियर एंड। उसके बाद में पीछे आपको थोड़ा सा रिंकल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं यूरोइड। ओके, इसके बाद में देखिए बिल्कुल बीच में आपको सेंटर में एक देखेंगे रेड कलर का मैंने बना रखा है स्ट्रक्चर, वो आपको दिखाई देता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसा ही एक इधर राउंड शेप में मैंने एक स्ट्रक्चर और बनाया है, इसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि संकुचनशील रसदानी जिसको बोलते हैं आप। वैक्यूल्स, ठीक है। बाहर की तरफ देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जिनको नाम देते हैं अपन सूडोपोडिया। ठीक है, इसके बाद में अंदर की तरफ आपको कुछ इस तरीके की बॉडी जोड़ दिखाई देती हैं जिनको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल क्लियर डिवाइड होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में है। अंदर वाला जो है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म और बाहर वाला जो ट्रांसपेरेंट और थोड़ा सा थिक होता है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। तो इस तरीके का कुछ आपको अमीबा का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें देखिए बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जिनको आप नाम देते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया क्या होता है कि बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। यहाँ पे सूडोपोडिया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन के साथ साथ में ये ऑर्गेनिज्म फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सूडोपोडिया बनेंगे पूरा का पूरा। अंदर की तरफ देखिए बाहर का जो आवरण है इसका, इसमें पेलिकल की थिन लेयर है। ये जो आवरण है ये है पेलिकल थिन लेयर। पेलिकल की थिन लेयर है बाहर की तरफ। पेलिकल की थिन लेयर के जस्ट नीचे की तरफ होता है एक्टोप्लाज्म यानी ट्रांसपेरेंट और थोड़ा सा थिक जो अंदर का साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। और उसके बाद में पूरा जो अंदर का मटेरियल है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म, जिसमें आपके सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं सूडोपोडिया की। उसके बाद में न्यूक्लियस की बात करते हैं। यहाँ अमीबा में न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस देखिए मैंने आपको कहा था कि जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो या तो यूनिन्यूक्लिएट होंगे या बाईन्यूक्लिएट होंगे या मल्टीन्यूक्लिएट होंगे, कई तरीके के हो सकते हैं। यहाँ अपन बात कर रहे हैं अमीबा प्रोटियस की। अमीबा प्रोटियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ कितने न्यूक्लियस हैं? एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है जिसको अपन यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं। इसके बाद में कुछ स्पीसीज जैसे आप बात करेंगे पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है जिसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म क्लियर डिवाइड होते हैं। एंडोप्लाज्म में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोबियम, उसके बाद में राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ अपने जैसे कई बार आप पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो अमीबा की स्पीसीज, अमीबा चाउस चाउस एक स्पीसीज है जिसमें 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये ठीक है। इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं अंदर की तरफ कुछ और स्ट्रक्चर भी हैं यहाँ पे, जैसे एक आपका फूड वैक्यूल्स है। अमीबा जिसे फूड लेता है तो ये पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस के द्वारा फूड को एनगल्फ करता है, यानी स्यूडोपोडिया में कुछ चेंजेज होते हैं और उससे वो फूड को एनगल्फ करता है। उसके बाद में फूड वैक्यूल्स बनती हैं और फूड वैक्यूल्स पूरे साइटोप्लाज्म में चारों तरफ मूव करती रहती हैं। मूव करेंगे तो इस मूवमेंट को बोलते हैं साइक्लोसिस मूवमेंट। साइक्लोसिस मूवमेंट के द्वारा पूरे एरिया में ये घूमती रहती है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे इनका अंदर की तरफ डाइजेशन होता है, यानी इंटरनल डाइजेशन होता है इसमें। उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल है इसको कहीं भी मेम्ब्रेन के पास में, मतलब एंटीरियर साइड में तो सूडोपोडिया बनते हैं और पीछे की साइड में मेम्ब्रेन के पास में या जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनती हैं। लार्ज साइज की आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई देगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करती है? ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है। देखिए अमीबा अपन कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म है। फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म है, इनमें कोई स्पेसिफिक माउथ पार्ट्स नहीं है, तो जब फूड अंदर जाएगा तो भी उसके साथ वाटर जाएगा। जनरल सरफेस के द्वारा भी वाटर अंदर जाएगा, कुछ मिनरल साल्ट्स भी जाएंगे, उनके थ्रू भी वाटर अंदर जाएगा, ठीक है। और ये रेस्पिरेशन कर रहा है, CO2 O2 ले रहा है तो पानी में है, उसको भी कंज्यूम कर रहा है तो भी बॉडी में पानी आएगा। तो अगर इसका मेंटेनेंस नहीं होगा, इसका रेगुलेशन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? बॉडी फट जाएगी, ठीक है। इसलिए इन सबको मेंटेन करने के लिए अंदर की तरफ होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दो काम करती है, यहाँ नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने का काम भी करती है और ओस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है। देखिए फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म है, तो फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म यानी बाहर की तरफ साल्ट्स कम है, बॉडी में साल्ट्स ज़्यादा है, तो हमेशा साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो इनका मूवमेंट भी बाहर से अंदर की तरफ होगा। जहाँ ज़्यादा साल्ट्स हैं उधर मूवमेंट होता है। आपने कई बार देखा होगा खेतों में अपन यूरिया डालते हैं, अगर यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं और पानी नहीं देते तो क्या होता है? पूरी की पूरी फसल सूख जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ साल्ट्स ज़्यादा है और अंदर की तरफ साल्ट्स कम है। तो बाहर अंदर से जो साल्ट्स हैं प्लांट के अंदर से हैं वो बाहर आने लग जाते हैं पानी के साथ में, तो पूरा का पूरा प्लांट सूख जाएगा। सेम ऐसा ही यहाँ भी होता है कि बाहर के जो साल्ट्स हैं पानी के साथ में अंदर आते रहते हैं। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए अंदर की तरफ उसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये पहले छोटी साइज की होती है, फिर पूरी मैच्योर होने के बाद में पोस्टीरियर एंड पर जाकर डिस्पोज हो जाती है, फट जाती है, मेम्ब्रेन के पास जाएगी और फट जाएगी। तो पूरा का पूरा जो पानी इसने भरा है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद में फिर ये दोबारा इसका फॉर्मेशन होता है, फिर डिस्पोज होती है। तो ये प्रोसेस इसमें चलती रहती है, ठीक है। तो अपन ने बात की न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स कैसे बनती हैं और स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म की बात करिए अपन ने। साथ में इसमें कुछ वाटर वैक्यूल्स भी बनती हैं। तो छोटी छोटी आपको जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन रही है वैसे ही वाटर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन भी होता है। उसके बाद में देखिए अंदर की तरफ आप देखेंगे, मैंने कहा है एंडोप्लाज्म, और एंडोप्लाज्म में क्या है? एंडोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं यहाँ पे। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो, गोल्जी बॉडी की बात करो, राइबोसोम की बात करो, ये लाइसोसोम की बात करते हैं अपन। तो जैसे इसमें डाइजेशन होगा तो डाइजेटिव जो एंजाइम है उनका सिक्रेशन करता है लाइसोसोम। तो पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंडोप्लाज्म में। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं अमीबा में लोकोमोशन की।
लोकोमोशन इन अमीबा। देखिए अमीबा में लोकोमोशन सूडोपोडिया से होता है। इसी बेस पे अपन ने इनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि कल अपन ने डिटेल क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें अपन यही बात कर रहे थे कि जो सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, उनके जो ऑर्गेनिज्म है उनमें फ्लैजिला या सूडोपोडिया बनते हैं लोकोमोशन के लिए। तो यहाँ सूडोपोडिया बनते हैं। अब देखिए सूडोपोडिया से किस तरीके से लोकोमोशन होता है, यहाँ ये तो पता है कि सूडोपोडिया से लोकोमोशन होता है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने अमीबा में लोकोमोशन की अलग अलग थ्योरीज प्रपोज की। ठीक है, किसी ने कहा कि जो सूडोपोडिया बन रहे हैं उसमें शोल या जेल का मूवमेंट होता है। किसी ने अलग थ्योरी दी कि अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में और जो प्लाज्मा शोल और प्लाज्मा जेल है वो कन्वर्ट होता है। किसी ने कहा कि जैसे सूडोपोडिया बन रहे हैं तो एक पैर जैसा स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे, तो उनसे ये चलता है, सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है फिर चलता है। तो अलग अलग थ्योरीज दी गई थी। तो अपन एक एक थ्योरीज को लेकर चलते हैं और फिर बात करते हैं कि अमीबा में लोकोमोशन कैसे होता है और सबसे परफेक्ट थ्योरी कौन सी है। देखिए सबसे पहले जो थ्योरी है वो थ्योरी आई थी आपकी आसंजन या आसक्ति सिद्धांत या एडहेशन थ्योरी। एडहेशन थ्योरी में अगर आप बात करें तो इस थ्योरी में आप देखेंगे तो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है, तो जैसे इसमें अंदर बह रहा हो, यानी कि जैसे किसी ठोस पर पानी की बूंद अगर बहती है, इस तरीके से ये क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है ये अंदर की तरफ, मान के चलिए कहीं अपन ने पानी डाला, पानी की ड्रॉप डालते ही वो चारों तरफ जैसे फैलती है, उसी तरीके से इन्होंने कहा कि इसमें एडहेशन थ्योरी में भी क्या है कि अमीबा में जैसे अंदर की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म अंदर से बहने लगता है और बहने लगेगा तो क्या होगा, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। और सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा तो उससे क्या है कि एनिमल में मूवमेंट होगा, लेकिन इसको कोई ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, ऐसी किसी को देखने को नहीं मिली इस तरीके का लोकोमोशन। दूसरा फिर लोकोमोशन की अपन यहाँ बात करते हैं तो दूसरे टाइप का जो लोकोमोशन है वो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी यानी कि ससंजन जलीय सिद्धांत, ये एक साइंटिस्ट थे आपके हाइजमैन, एक साइंटिस्ट थे हाइजमैन, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। और उसके बाद में एक साइंटिस्ट सुल्टर्स थे, इन्होंने इसको अच्छे से समझाया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर आप देखेंगे तो अमीबा में क्या होता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में इसका जो साइटोप्लाज्म है अंदर की तरफ है। अब इसमें जो प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा शोल है अंदर की तरफ, तो प्लाज्मा जेल में अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होगा तो उससे क्या होता है कि सूडोपोडिया बनते हैं। इन्होंने कहा कि उसमें संकुचन होता है जिससे उसमें ये मान के चलिए कि जीवद्रव्य में करंट डेवलप होता है, धाराएं उत्पन्न होती हैं तो साइटोप्लाज्म में इसमें या प्लाज्मा जेल में चेंजेज होता है तो आगे की तरफ धक्का लगता है प्लाज्मा जेल में। जैसे ही देखिए कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन होगा तो जेल में चेंजेज होता है, जैसे ही चेंजेज होगा वापस रिलैक्सेशन होगा तो जो प्लाज्मा जेल है उसमें आगे की तरफ धक्का लगता है तो जो आपका अमीबा है आगे की तरफ मूव करता है। लेकिन ये भी कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं थी, इसको भी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। उसके बाद में थर्ड थ्योरी की बात करते हैं अपन, सरफेस टेंशन थ्योरी।
ठीक है। इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे बर्थोल्ड। उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था सरफेस टेंशन थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज किया था बर्थोल्ड साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया था। और उनके अकॉर्डिंग इस थ्योरी में कि अमीबा में जो गति होती है वो एक तरीके से जैसे पारे की ड्रॉप को अगर कहीं डालें अपन तो वो धीरे धीरे सरफेस पे जैसे फैलती है, उस तरीके से इसमें भी जो साइटोप्लाज्म है अंदर, या जिसको अपन प्लाज्मा जेल बोल रहे हैं, प्लाज्मा जेल में अंदर की तरफ एक तरीके से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ठीक है, अपने फिजिक्स में श्यानता के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी यही होता है कि आप कहीं एक ड्रॉप डाल रहे हो तो धीरे धीरे वो सरफेस पे फैलती है, तो सरफेस पे फिर टेंशन या तनाव होता है, सरफेस टेंशन। तो उसी तरीके की ये थ्योरी है जिसको बर्थोल्ड साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। तो इसमें इन्होंने बताया कि जैसे पारे की एक बूंद फैलती है, उसी तरीके से इसमें अंदर की तरफ जो जेल है वो फैलता है, फिर उसको तनाव लगता है, सतह का तनाव लगता है, जिस कारण से इसके अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें बदलाव होता है और उस वजह से इसमें लोकोमोशन होता है। लेकिन ये भी कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं थी। उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी आई, वो थ्योरी थी आपकी रोलिंग मोमेंट थ्योरी। रोलिंग मोमेंट थ्योरी, इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जेनिंग्स थे। जेनिंग्स ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जेनिंग्स के अकॉर्डिंग कि अमीबा में आप देखेंगे अमीबा को, तो अमीबा में लुढ़कता हुआ मूवमेंट होता है। यानी कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अमीबा पे इन्होंने एक कार्बन पार्टिकल चिपका दिया था एक जगह पे और फिर उसको देखा तो वो जैसे रोल घूमता है उसके तरीके से घूम रहा था। तो उसको जो इन्होंने कार्बन पार्टिकल चिपकाया, जिस एंड पे चिपकाया था वहाँ से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो धीरे धीरे उसमें मूवमेंट हो रहा था और वापस से वो घूम के उसी जगह पे फिर आ गया था। तो इसलिए इन्होंने इस थ्योरी का नाम रख दिया रोलिंग मोमेंट थ्योरी। ठीक है, तो अमीबा में इन्होंने लुढ़कावनी गति या रोलिंग मोमेंट थ्योरी के ऊपर स्टडी की थी। तो इन्होंने एक कार्बन का पार्टिकल चिपकाया और उसको देखा तो कार्बन पार्टिकल धीरे धीरे घूम रहा था। तो यानी कि यूनिपोइडल इसमें सूडोपोडिया बनते हैं। देखिए रोलिंग थ्योरी क्या कह रही है कि इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया किस पे, अमीबा पे। मान के चलिए ये सरफेस है, सरफेस पे इन्होंने अमीबा को देखा। अभी यहाँ जैसे मान के चलिए एक अमीबा है, तो इन्होंने एक कार्बन पार्टिकल यहाँ चिपका दिया, कार्बन पार्टिकल यहाँ चिपका दिया। अब इसमें मोमेंट देखा तो धीरे धीरे ये पार्टिकल क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अभी देखिए अमीबा यहाँ था, ये पार्टिकल भी यहाँ था। अब धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये जो पार्टिकल है वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। उसके बाद में फिर अमीबा ने मूवमेंट किया, यानी लुढ़काव, इसमें गति हुई, फिर ये पार्टिकल यहाँ आ गया और नेक्स्ट इन्होंने देखा तो ये पार्टिकल फिर से वापस उसी जगह पे जहाँ रखा था उस जगह पे ये वापस आ गया। तो इस मूवमेंट को जेनिंग्स ने क्या कहा, रोलिंग मूवमेंट। यानी कि अमीबा में जो साइटोप्लाज्म है, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है, उसमें मूवमेंट होता है।
मूवमेंट कैसे, यानी कि एक तरफ सूडोपोडिया बनते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो आपका साइटोप्लाज्म एक तरफ मूव करता है, एक तरफ मूव करेगा तो शेप में भी चेंज हो जाता है इसके, एक तरफ ही ज़्यादा लंबा, एक तरीके से एक ही सूडोपोडिया बनता है। यूनिपोइडल इन्होंने नाम दिया, तो सूडोपोडिया बन गया तो आगे की तरफ चला गया पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, फिर इसने वापस से रोलिंग हुई, इसमें वापस से शेप चेंज हुई, फिर ये वापस से उसी शेप में आ गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ उसमें रोलिंग हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम लिख दिया रोलिंग मोमेंट थ्योरी। ठीक है, लेकिन इसको भी कोई ज़्यादा परफेक्ट नहीं माना गया। कुछ स्पीसीज में इस तरीके का मूवमेंट देखा गया, लेकिन सब स्पीसीज में इस तरीके का मूवमेंट नहीं होता। उसके बाद में फिर देखिए एक साइंटिस्ट थे डेलिंजर, उन्होंने वॉकिंग मोमेंट थ्योरी दी। वॉकिंग मोमेंट थ्योरी, ये इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे डेलिंजर। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और इन्होंने बताया था कि अमीबा में जो लोकोमोशन है, वो जो कूटपाद बनते हैं वो क्या करते हैं, शरीर को आगे की तरफ खींचते हैं, फिर सबस्ट्रेटम पे चिपक जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पैरों से चल रहा हो, यानी वो वॉकिंग कर रहा हो। ठीक है, तो अमीबा में वॉकिंग मूवमेंट होता है। सूडोपोडिया बनेंगे, सूडोपोडिया लार्ज साइज के सूडोपोडिया बनते हैं, सबस्ट्रेटम पे चिपकते हैं, फिर दूसरी तरफ सूडोपोडिया बनता है, पीछे वाला खत्म हो जाता है, फिर नया सूडोपोडिया बनता है। तो इस तरीके से फील होता है कि अमीबा पैरों से चल रहा है, तो इसलिए इन्होंने इस थ्योरी का नाम रख दिया वॉकिंग थ्योरी। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया कि जो अमीबा था, ये कोई मान के चलिए सबस्ट्रेटम है, तो जब ये मूवमेंट करता है तो आपका अमीबा इस तरीके से मान के चलिए, और इसमें ये सूडोपोडिया बन गए। ठीक है, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, तो ये सूडोपोडिया बन गया। अब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म आगे की तरफ मूव कर गया, तो आगे की तरफ पीछे वाला सूडोपोडिया खत्म हो जाता है और फिर इसमें आगे की तरफ से वापस से सूडोपोडिया बन जाता है। मान के चलिए ये सूडोपोडिया बन गया, तो क्या हुआ, पीछे वाला खत्म हो गया और आगे नया सूडोपोडिया बन गया। तो ऐसा फील होता है कि ये पैरों से चल रहा है, इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। ये आपको याद रखना है, थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी किसने प्रपोज की थी और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि जो आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं उनमें इन्हीं पे, इन थ्योरीज पे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरी आती है, या सबसे जिसको परफेक्ट थ्योरी मानते हैं अमीबा में लोकोमोशन के लिए, उस थ्योरी का नाम है सोल जेल थ्योरी। सोल जेल थ्योरी, इस थ्योरी का जो प्रपोजल है, या इस थ्योरी को जो प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे, वो एक साइंटिस्ट थे हाइमन। हाइमन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, और इसके जो समर्थक थे या इस थ्योरी को जो मानने वाले थे, उनमें एक साइंटिस्ट थे पेंटिन और मास्ट। पेंटिन और मास्ट हाइमन के समर्थक थे। इन्होंने देखिए अमीबा में क्या है, एक अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है, गाढ़ा सा साइटोप्लाज्म है, उसमें चेंजेस होते हैं, यानी कि अमीबा में जो साइटोप्लाज्म है वो सोल और जेल में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है सोल में कन्वर्ट होगा, फिर वापस से सोल जेल में कन्वर्ट होगा।
ठीक है। तो सोल में कन्वर्ट होना सोलेशन और जेल में कन्वर्ट होना जेलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, जो आपका प्रोटोप्लाज्म है ये अगर प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको जेलेशन बोलते हैं, और अगर सोल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको सोलेशन बोलते हैं। ठीक है, जेल से सोल में कन्वर्ट सोलेशन, और सोल से जेल में कन्वर्ट जेलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म है अमीबा में, वो साइटोप्लाज्म में चेंज होता है अंदर की तरफ, यानी प्लाज्मा जेल सोल में और सोल जेल में कन्वर्ट होता है। तो जब सोल जेल में या प्लाज्मा जेल आगे जाकर सोल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, मान के चलिए पीछे की तरफ इसमें देखिए जैसे आपका ये अमीबा है, ये इस तरीके का मान के चलिए अमीबा है। ठीक है, अब इसमें इधर की तरफ क्या है, ये जेल है, ये जेल कहाँ कन्वर्ट होगा, इधर जाके सोल में कन्वर्ट होगा। ये जेल है, ये सोल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इधर से जेल में कन्वर्ट होता है, जेल सोल में कन्वर्ट होता है, फिर सोल में कन्वर्ट होगा, सोल इधर से वापस जेल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब सोल जेल में कन्वर्ट होता है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, आगे की तरफ धक्का लगता है, जो आगे वाला जो एरिया है उसमें तनाव होता है, या इसमें इधर से धक्का लगेगा तो आगे की तरफ सूडोपोडिया बनते हैं, यानी इधर से प्रेशर के साथ में जेल सोल में कन्वर्ट हो रहा है, उधर धक्का लगता है प्रेशर से, इसके जो मेम्ब्रेन है इस पे धक्का लगेगा तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, सूडोपोडिया बनता है, फिर वहाँ से सोल वापस से कन्वर्ट हो जाता है जेल में और वापस पीछे की तरफ आता है। ठीक है, तो इस तरीके से सोलेशन जेलेशन थ्योरी बोलते हैं इसको, यानी सोल जेल में कन्वर्ट होता है और जेल सोल में कन्वर्ट होता है। इसका प्रपोजल बनाया था हाइमन ने, और इसके जो समर्थक थे पेंटिन और मास्ट दोनों, वो भी इसी पे काम कर रहे थे अमीबा पे। तो उन्होंने देखा कि नहीं इसी तरीके का अमीबा में मूवमेंट होता है। तो अमीबा में जो मूवमेंट है ये किस तरीके से होता है, सोल जेल में कन्वर्ट होने से और जेल सोल में कन्वर्ट होने से लोकोमोशन होता है। तो इस थ्योरी को सबसे परफेक्ट थ्योरी मानते हैं, सोल जेल थ्योरी। उसके बाद में कुछ और थ्योरीज भी दी गई थी उनमें से, लेकिन सबसे परफेक्ट जो थ्योरी है वो यही थ्योरी है। देखिए उसके बाद में एक थ्योरी और आई थी, उसका नाम था मोलिकुलर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी। मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी। इस थ्योरी को जो प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो एक साइंटिस्ट थे गोल्डेकर। गोल्डेकर एंड लॉर्क, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इन्होंने इस थ्योरी में बताया कि जो अमीबा है इसका जो प्रोटोप्लाज्म है अंदर, इसमें आप देखेंगे तो जो प्लाज्मा जेल है उसमें छोटी छोटी प्रोटीन की श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, यानी प्रोटीन की श्रृंखलाएं हैं जिनमें संकुचन और शिथिलन होता रहता है। यानी ये इनमें जो प्रोटीन्स हैं अंदर की तरफ, इनमें फोल्डिंग होती रहती है और लंबे होते रहते हैं, फोल्ड होते रहते हैं फिर लंबे होते रहते हैं, तो फोल्ड होंगे फिर लंबे होंगे, तो इस तरीके से अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। ठीक है, चेंज होगा तो जो पीछे वाले भाग में ये क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, आगे वाले भाग में फिर वापस से लंबे हो जाते हैं। तो इससे आगे की तरफ एंटीरियर एंड पर सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, सूडोपोडिया बनेंगे और सूडोपोडिया बनने के बाद में इसमें लोकोमोशन होता है। ठीक है, फिर वापस से अनफोल्डिंग होती है। तो इसमें इन्होंने कहा कि भाई जैसे ये अमीबा है आपका, ठीक है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है आपको। इसमें आप देखेंगे तो पीछे की तरफ आपको इन्होंने कहा कि इस तरीके से प्रोटीन की श्रृंखलाएं होती हैं, तो ये प्रोटीन की श्रृंखलाएं इधर की तरफ लंबी हो जाती हैं और फिर वापस से आकर पीछे की तरफ इनमें अनफोल्डिंग होती है, पहले फोल्डिंग होती है उसके बाद में फिर अनफोल्डिंग होती है। तो इधर से ये
फोल्डिंग है इनमें, तो ये इधर अनफोल्डिंग होते हैं, फिर वापस से अनफोल्डिंग होती है वापस, सॉरी यहाँ से फिर फोल्डिंग चालू हो जाती है, फिर फोल्डिंग होती है, फिर अनफोल्डिंग होती है। तो अंदर का जो प्लाज्मा जेल है, ठीक है, उसमें चेंजेस होता है, यानी प्रोटीन की जो श्रृंखलाएं हैं इसमें, पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो छोटी छोटी चेन है जिसमें फोल्डिंग अनफोल्डिंग होती रहती है। इसी बेस पे नाम रखा है मोलिक्यूलर चेंजेज। अंदर की तरफ देखेंगे तो मोलिक्यूल्स में चेंज हो रहा है। तो प्रोटीन की जो श्रृंखलाएं हैं जिनको पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोल रहे हैं, उनमें फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, तो अनफोल्डिंग है अभी, फिर इनमें फोल्डिंग होंगी तो आगे की तरफ पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म क्या है, आगे की तरफ मूव करेगा, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और फिर ये लोकोमोशन करता है। लेकिन ये भी कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं थी। उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी थी आपकी फाउंटेन थ्योरी। फाउंटेन थ्योरी, जिसको एक साइंटिस्ट थे एलन, इन्होंने प्रपोज किया था कि अमीबा में ऐसा कोई मोमेंट नहीं होता। अमीबा में तो सिर्फ फव्वारे की तरह मोमेंट होता है, जैसा आपका फव्वारा चलता है उसी तरीके से मोमेंट होता है। तो फव्वारे में आपने देखा होगा कि दो तरफ से पानी निकलता है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी होता है। इनके अकॉर्डिंग भी यही था कि अंदर की तरफ जो प्लाज्मा जेल है या साइटोप्लाज्म है, उसमें वो आगे की तरफ धक्का लगता है और दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है। दोनों तरफ डिवाइड होगा, आगे तक धक्का लगता है तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और वापस से साइटोप्लाज्म दोनों तरफ से आकर वापस पीछे की तरफ आता है। तो जैसे फव्वारा चलता है उसी तरीके से उसमें अंदर चेंजेस होता है। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग कि भाई ये आपका अमीबा, ये अमीबा था आपका। अमीबा में अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म है अंदर, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, चेंजेज होगा अंदर। तो अंदर जैसे मान के चलिए ये आपका इधर से साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इस तरीके से चेंजेज होता है इसमें। साइटोप्लाज्म में आगे की तरफ धक्का लगता है तो पानी दोनों साइड से बाहर निकलता है, यानी जैसे फव्वारे में दोनों साइड से पानी निकलता है ऐसे ही दोनों तरफ से आता है इधर आपका साइटोप्लाज्म, और आगे की तरफ धक्का लगेगा तो इधर क्या होता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन आगे की तरफ होगा, साइटोप्लाज्म वापस से दोनों डायरेक्शंस में मूव कर जाएगा। तो इस थ्योरी का नाम दिया गया था फाउंटेन थ्योरी, जिसको प्रपोज किया था एलन ने। तो एलन के अकॉर्डिंग इस तरीके से अमीबा में लोकोमोशन होता है, लेकिन अमीबा में लोकोमोशन की सबसे जो परफेक्ट थ्योरी थी वो सोल जेल थ्योरी थी। उसी थ्योरी को मान्यता मिली है और आज भी उसी थ्योरी को मानते हैं कि उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही अमीबा में लोकोमोशन होता है। तो सोल जेल थ्योरी का प्रपोजल किसने दिया था, या सोल जेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, एक साइंटिस्ट थे हाइमन, उन्होंने प्रपोज किया था। और उनके समर्थक थे पेंटिन और मास्ट, उनके समर्थक थे। उन्होंने इस थ्योरी को समर्थित किया था, या इस थ्योरी के बारे में उन्होंने अच्छे से स्टडी की और बाद में बताया कि नहीं, अमीबा में इसी तरीके की लोकोमोशन होता है। तो उसमें सोल जेल में कन्वर्ट होता है और जेल सोल में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही जेल सोल में कन्वर्ट होगा तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म आगे की तरफ जाता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। स्यूडोपोडिया बनने के बाद में वापस से साइटोप्लाज्म आगे से पीछे की तरफ आता है और जेल में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और अमीबा में लोकोमोशन होता है। देखिए इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं अमीबा में न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा।
देखिए अमीबा का जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो अपन कह रहे हैं कि अमीबा में किसी भी तरीके के माउथ पार्ट्स नहीं होते, या प्रोटोजोन, जितने भी प्रोटोजोन में कोई स्पेसिफिक माउथ पार्ट्स नहीं होते, तो किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते होंगे। अभी अपन ने जब इसके हैबिट और हैबिटाट की बात करी तो अपन ने कहा था कि ये हैबिट और हैबिटाट में ये फ्रेश वाटर का एनिमल है, फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म है, और ज़्यादातर उन एरियाज़ को प्रीफर करता है जहाँ छोटे मोटे जो प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स या डिकेइंग मटेरियल होता है उन एरियाज़ में रहता है। तो ये 2-3 तरीके से जो न्यूट्रिशन है उसको लेने का काम करता है। इसमें सूडोपोडिया के द्वारा ये सूडोपोडिया दोनों जगह यहाँ काम करते हैं, एक तो लोकोमोशन की में भी हेल्प करते हैं और दूसरा फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये एक तरीके से अपन कहें कि होलोजोइक नेचर का एनिमल है, यानी होलोजोइक का मतलब छोटे छोटे जो प्रोटोजोन है, फ्लैजिलेट्स हैं, सीलिएट्स हैं, कुछ रोटीफर्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, उन सबको फीड करता है। इसलिए नेचर में कैसा हो गया, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कितने मेथड्स के थ्रू ये भोजन को अंदर लेता है। तो इनगेशन ऑफ फूड की बात करते हैं इसमें। इनगेशन ऑफ फूड कि अमीबा फूड को कैसे अंदर लेता है। तो फूड को अंदर लेने के देखो अमीबा में 2-3 तरीके होते हैं। अमीबा मान के चलिए कोई फूड पार्टिकल्स या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या जो प्लैंक्टन्स को ये खा रहा है, तो अगर वो लिविंग कंडीशन में है तो अलग तरीके से अंदर एनगल्फ करता है, या वो डेड है तो अलग तरीके से लेता है। अगर लिक्विड मटेरियल है तो उसको अलग तरीके से लेता है, सॉलिड मटेरियल है तो उसको अलग लेता है, और अगर फाइबर्स लाइक में है कोई सेवाल या इस तरीके से कुछ डाइटम्स हैं तो उनको अलग तरीके से ये अंदर की तरफ एनगल्फ करता है। ठीक है, तो 3-4 तरीके से ये फूड को अंदर की तरफ लेता है। तो सबसे पहले इनगेशन का जो तरीका है उसमें अपन बात करते हैं सरकमवेलेशन की या परिवर्धन की। पहला जो मोड है वो कौन सा है, सरकमवेलेशन। सरकमवेलेशन सरकमवेलेशन। ठीक है, तो सबसे पहला मोड जो न्यूट्रिशन का है वो सरकमवेलेशन मोड है, और इस मोड के अकॉर्डिंग अमीबा जब भी कोई एक्टिव प्रे अमीबा के पास में आता है, मान के चलिए कोई भी एक्टिव प्रे है, कोई भी फ्लैजिलेट्स है या कोई भी सीलिएट है, तो वो एक्टिव प्रे जब अमीबा के पास में आता है तो इसमें जो सूडोपोडिया है वो कप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी देखिए मान के चलिए ये आपका अमीबा था, ठीक है, अमीबा है। अब इसमें क्या है, कोई भी एक्टिव प्रे है, इसके पास में ये मान के चलिए कोई फ्लैजिलेट्स है, वो आ रहा है इधर से। अब ये पास में आया तो अगर इसमें कप जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो सूडोपोडिया जैसे ही टकराएगा वो ऑर्गेनिज्म वहाँ से भाग जाएगा। तो ये जब एक्टिव प्रे आते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा सा सूडोपोडिया से कप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये एक्टिव प्रे था तो इसने क्या किया, अपने जो सूडोपोडिया हैं इनको इस तरीके से लार्ज साइज के कर लेता है। सूडोपोडिया को ये इस तरीके के कर लेता है, इस तरीके के कर लेगा तो ये ऑर्गेनिज्म को अंदर लेने के लिए कप जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। यानी सूडोपोडिया लार्ज साइज के हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आता है, अंदर आने के बाद में उसको पूरे को कवर कर लेता है। अब धीरे धीरे क्या करेगा, ये सूडोपोडिया और लार्ज साइज के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरे को कवर कर लेता है और लास्ट में क्या होता है, ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है और ये सूडोपोडिया आपका वापस से
ख़त्म हो जाता है और नया सूडोपोडिया बनता है। तो ये क्या हुआ, फूड वैक्यूल बन गई, उसमें आपका ऑर्गेनिज्म भी है और वो एक्टिव प्रे था। अब ये अंदर की तरफ इसको लेगा, उसके बाद में ये मरेगा जो ऑर्गेनिज्म लिया है। अब ये जो फूड वैक्यूल है ये पूरी की पूरी इसके साइटोप्लाज्म में घूमती रहती है, यानी जो मूवमेंट होता है वो साइक्लोसिस मूवमेंट होगी यहाँ। तो धीरे धीरे इसमें अंदर की तरफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब इसका डाइजेशन चालू करेंगे। तो धीरे धीरे फूड वैक्यूल स्मॉल साइज की होती जाएगी और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कहीं डिस्पोज कर दिया जाएगा और बाकी जितना भी मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड था वो था सर्कमवेलेशन यानी परिवर्धन। इसमें अमीबा में फूड कप बनता है। ठीक है, फूड कप बनेगा और एक्टिव प्रे को वो उस कप में पूरे में अंदर की तरफ एनगल्फ कर लेगा। दूसरा जो मोड है वो आता है सर्कमफेरेंस या सर्कमफ्लुएंस। सर्कमफ्लुएंस, ठीक है, सर्कमफ्लुएंस यानी परिप्रवाह, परिप्रवाह या सर्कमफ्लुएंस। सर्कमफ्लुएंस का मतलब है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके संपर्क में आता है, यानी कि वो क्रियाशील नहीं है या गतिहीन है, एक तरीके से अपन कहें कि कोई भी मान के चलिए प्रोटोजोन से वर्ल्ड आइटम है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, उस ड्यूरेशन में जो फीडिंग या इंगेशन होता है उसको अपन बोलते हैं सर्कमफ्लुएंस। ठीक है, सर्कमफ्लुएंस। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अमीबा, ये जैसे अमीबा था, अभी तो क्या था कि कप शेप का स्ट्रक्चर बना और उसमें वो लार्ज साइज के सूडोपोडिया बनते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक्टिव प्रे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब अमीबा के पास में भी अगर वो आ जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा। एक्टिव प्रे है, ये मान के चलिए कोई भी, वो इनएक्टिव प्रे है, गतिहीन है, उसमें कोई गति नहीं है, तो अमीबा क्या करेगा, इसमें लार्ज साइज के सूडोपोडिया फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती या लार्ज कप बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या करता है, इसको, ये इनएक्टिव फॉर्म में आ रहा है तो धीरे धीरे इसको सूडोपोडिया बनाएगा और इसको कवर कर लेगा। ये आपका इनएक्टिव प्रे था, इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ ले लेगा। छोटे सूडोपोडिया बनते हैं, कप साइज का जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ स्मॉल साइज का बनता है और उसमें उसको एनगल्फ करता है। उसके बाद में फूड वैक्यूल बनती है और फूड वैक्यूल बनने के बाद में वही पूरी जो साइटोप्लाज्म है उसमें मूव करेगी, यानी लोकोमोशन होती है, उसको बोलते हैं साइक्लोसिस मूवमेंट, और उसके थ्रू पूरी बॉडी में घूमती रहती है। उसके बाद में उसका डाइजेशन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होता है इनवेजिनेशन। देखिए, इनवेजिनेशन का मतलब होता है अंतर्वलन। ठीक है, तो कोई भी खाद्य पदार्थ मान के चलिए कि अमीबा के पास में आ रहा है तो वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड मटेरियल में होगा। तो ये इनवेजिनेशन में क्या करता है, दो तरीके से फूड को लेता है, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, और दूसरा जो मेथड है वो होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस यानी सॉलिड पार्टिकल्स, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस का जो मोड है उनको न्यूट्रिशन यानी कि लिक्विड मटेरियल, मान के चलिए कोई भी जो फूड पार्टिकल्स है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो अमीबा क्या करेगा, उसको
लिक्विड फॉर्म को स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और लिक्विड फॉर्म को ले लेता है। और इसी तरीके से अगर फूड पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है तो उसको सॉलिड फॉर्म में मान के चलिए कोई भी फूड पार्टिकल्स है तो उसको अंदर की तरफ एनगल्फ करता है। तो उसमें जैसे स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया बनते हैं, लेकिन स्यूडोपोडिया में क्या है, स्मॉल साइज के, यानी जैसे ही प्लाज्मा इसकी लेमा के संपर्क में आते हैं और एक ये मान के चलिए छोटा सा नली जैसा स्ट्रक्चर बनता है। मान के चलिए ये आपका अमीबा था, ठीक है। अब ये मान के चलिए कोई भी ड्रॉपलेट के रूप में फूड है, तो ये फूड जैसे ही आया तो अमीबा में क्या हुआ, एक छोटा सा ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ऐसे, और ये ड्रॉपलेट अंदर की तरफ आ जाएगा और उसके बाद में फिर ये और गहरा हो जाएगा और लास्ट में फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से फूड वैक्यूल फिर वही पूरी साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करेगा और इसका डाइजेशन होगा। इसी तरीके से कोई सॉलिड पार्टिकल्स है तो उसको भी इसी मोड से ये अंदर लेता है, यानी सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर एनगल्प करना फेगोसाइटोसिस, और लिक्विड पार्टिकल्स को लेना यानी पिनोसाइटोसिस। पिनो का मतलब है पीना, तो लिक्विड पार्टिकल्स को पी रहा है तो उसको पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड पार्टिकल्स है तो उसको फेगोसाइटोसिस नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद में लास्ट मोड आता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आघात। इम्पोर्ट, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई अमीबा है इसमें कोई प्रयास नहीं करता, खुद कोई मेहनत नहीं करता, कि जैसे भी कोई इसके संपर्क में आता है, मान के चलिए कोई भी इनएक्टिव फॉर्म में आपके सेवाल है या कोई डाइटम्स है, वो अमीबा के पास में आता है, पास में आएगा तो उसमें जैसे मान के चलिए कोई फिलामेंट के रूप में आ रहा है, ये अमीबा है, ये कोई फिलामेंट था, ये इसके फॉर्म में आ रहा है, तो अमीबा कोई मेहनत नहीं करता, कोई किसी तरीके का कुछ नहीं करता, ये डायरेक्ट इसकी बॉडी में चेंजेज होते रहते हैं और ये पूरा का पूरा इस तरीके से अंदर चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट इसको बोलते हैं आघात, यानी बिना प्रयास के भोजन मिल जाए, इसमें संपर्क में आते ही अपने आप जो भी पार्टिकल्स आ रहा है या कोई भी फिलामेंट्स है वो डायरेक्टली अंदर सीधा अपने आप साइटोप्लाज्म में चला जाता है, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू अमीबा में फूड का या न्यूट्रिशन लेता है अमीबा। अब उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन यानी पाचन, अमीबा में पाचन कैसे होता है। तो अमीबा में देखिए डाइजेशन की अपन बात करते हैं तो अभी मैंने बताया कि जो फूड के इंगेशन के जो मेथड्स थे उनके थ्रू भोजन अंदर आता है। ठीक है, इन मेथड्स के श्री भाई सर्कमफेलेंस या सर्कमवेलेशन या इंपोर्ट या इनवेजिनेशन के थ्रू फूड अंदर आएगा। अंदर जाने के बाद में फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और फूड वैक्यूल्स में साइक्लोसिस मूवमेंट होती है। साइक्लोसिस मूवमेंट होगी और उस मूवमेंट के बाद में जो डाइजेशन होता है उसको अपन बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि अंतःकोशिकीय इंट्रासेलुलर डाइजेशन, है ना। तो अंदर की तरफ जो फूड वैक्यूल्स बन रही है, ये फूड वैक्यूल्स पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म, देखिए ये आपका मान के चलिए अमीबा है। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपको अमीबा का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो मान के चलिए ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये फूड वैक्यूल क्या करती है, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में इस तरीके से मूव करती हैं। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, फिर ये भी लार्ज साइज की थी, धीरे धीरे
इसमें डाइजेशन चालू होता है, यानी अंदर की तरफ ही इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है साइटोप्लाज्म में जो इसका डाइजेशन चालू कर देते हैं। तो धीरे धीरे ये स्मॉल साइज की होती जाती है और उसके बाद में जो भी वेस्ट बचता है या अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको कहीं मेम्ब्रेन के पास में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद में जो नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं जिनको अपन एक्सक्रेशन बोलते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट यानी कि मान के चलिए नाइट्रोजन वेस्ट में जैसे यूरिया बन रहा है या यूरिक एसिड बन रहा है या फिर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया क्या वो टॉक्सिक एलिमेंट होता है और उसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही है कि यहाँ जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसके रूप में अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है और अमोनिया को निकालने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो या तो जनरल सरफेस के द्वारा अमोनिया का एक्सक्रेशन कर दिया जाता है या फिर अभी मैंने बताया था आपको कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पानी के साथ साथ में उस जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको भी बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से अमीबा में डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को कहीं भी मेम्ब्रेन के पास में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। यानी कि अगर अपन बात करते हैं डाइजेशन के, तो डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्यूलर, यानी सेल्स के अंदर की तरफ होता है, उसको इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन की बात करें तो अमीबा में आप देखेंगे तो करीबन 30 घंटे तक, 30 घंटे के लगभग तक जो पाचन में टाइम लगता है भोजन में, और उसके लिए मैंने आपको बताया कि अंदर की तरफ साइक्लोसिस मूवमेंट होता है, उससे भोजन पूरे साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है, घूमता रहेगा 30 घंटे तक, मतलब वो चक्कर लगाता रहेगा। धीरे धीरे उसका पाचन होगा, जैसे जैसे पाचन होगा उसके बाद में भोजन का एसिमिलेशन होता है और या उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उनको अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अनडाइजेस्टेड को बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर अपन बात करते हैं एक्सक्रेशन की इगेशन की बात करते हैं कि अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसको या अपाच्य जो पदार्थ है उनको बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं बहिक्षेपण या इगेशन। ठीक है, तो इगेशन में अमीबा में क्या होगा कि अमीबा में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता, देखिए ना तो इनमें माउथ होता है और ना एनस होता है। तो एनस है नहीं, यानी साइटोपाइक भी नहीं है। यहाँ कुछ जगह तो अपन बात करेंगे कि सेल एनस या साइटोपाइक होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको कहीं मेम्ब्रेन के पास में जाके और उसको डिस्पोज कर दिया जाता है या प्लाज्मा मेमा फट जाती है, जिससे वो अनडाइजेस्टेड फूड की जो वैक्यूल्स थी या फूड वैक्यूल्स थे उसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उस प्लाज्मा लेमा के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अमीबा में इगेशन होता है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की बात करेंगे अमीबा में, तो देखिए रेस्पिरेशन के लिए भी अमीबा में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते, यहाँ स्पेशल ऑर्गन नहीं होते। तो इसका मतलब किस तरीके से रेस्पिरेशन करता होगा, तो रेस्पिरेशन यहाँ जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही होता है। यानी कि जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है या CO2 है, उस O2 को यूज़ करता है जनरल सरफेस के द्वारा और CO2 को रिलीज कर देता है। देखिए यहाँ देखिए होता क्या है कि मान के चलिए ये आपका अमीबा है, ठीक है, अमीबा है। तो अमीबा में क्या हुआ, अभी अंदर की तरफ मान के चलिए ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन में काम में आ गई, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम में आ रही है। बाहर की तरफ पानी है, पानी में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अंदर की तरफ ऑक्सीजन कम है, यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ कम हो गई, बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमेबल है, कुछ सेमी परमेबल जो कुछ पदार्थों को अंदर आने जाने देती है, तो ऑक्सीजन को पानी के साथ में अंदर जाने देती है, ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। अंदर की तरफ मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, तो उसमें आपकी CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है या कुछ नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद अंदर क्या बन रही है, CO2, ठीक है।
तो CO2 अंदर की तरफ ज़्यादा और बाहर की तरफ कम है, तो जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ, तो बाहर की तरफ CO2 आती है। तो जनरल डिफ्यूजन के द्वारा इसमें रेस्पिरेशन होता है, और वो किसके द्वारा? जनरल सरफेस के द्वारा। जनरल सरफेस में डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन से जो वाटर में O2 है उसको लिया जाएगा, और जो अंदर की तरफ CO2 है उसको वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें रेस्पिरेशन होता है, यानी कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही रेस्पिरेशन करता है। इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं एक्सक्रेशन की। मैंने अभी बताया देखिए एक्सक्रेशन में क्या है, एक्सक्रेशन किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं उत्सर्जन या एक्सक्रेशन। तो अमीबा में मान के चलिए बहुत सारे जो पदार्थों को ये ले रहा है, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हैं, फैट्स भी, लिपिड्स भी हैं, तो उन सब का डाइजेशन होता है, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अंदर चल रही है। तो उन मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद में अंदर की तरफ नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन होता है, और 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म में 3 तरीके के नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं, यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, यूरिया का फॉर्मेशन होगा, या यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो जिन ऑर्गेनिज्म यानी कि जो पानी में रहते हैं उनमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और जिन ऑर्गेनिज्म में मान के चलिए कि पानी की कमी है थोड़ी, उनमें यूरिया का फॉर्मेशन, और जहाँ बहुत कम मात्रा में पानी होता है उन ऑर्गेनिज्म में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहते हैं, तो इसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो अमोनिया की फॉर्म में बनता है, अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन वेस्ट का एक्सक्रेशन होता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के जब एक्टिविटीज चलेंगी तो यहाँ नाइट्रोजन वेस्ट में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये अमोनिया को जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, या फिर अभी बताया मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक वर्ड आता है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि प्रासरण का नियम करना, प्रासरण नियमन बोलते हैं इसको, प्रासरण नियमन या ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो देखिए इन ऑर्गेनिज्म मैंने अभी बताया आपको ये कैसे होते हैं, हाइपरटोनिक। देखिए 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक। ठीक है, तो यहाँ ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें आप देखेंगे तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ये अमीबा है, तो अमीबा में बॉडी में अंदर की तरफ क्या साल्ट ज़्यादा है, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, तो बाहर की तरफ साल्ट्स कम है और बॉडी में साल्ट्स ज़्यादा है, यानी कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक ऑर्गेनिज्म है, तो हाइपरटोनिक है यानी साल्ट्स की मात्रा अंदर की तरफ बॉडी में ज़्यादा है, बाहर की तरफ कम है, तो साल्ट्स का मूवमेंट कम से ज़्यादा की तरफ होता है। तो बाहर से पानी के साथ में साल्ट्स कहाँ जा रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अंदर की तरफ आए जा रहे हैं, अंदर की तरफ आए जा रहे हैं, पानी भी साथ में आ रहा है। तो पानी अगर ऐसे आता रहेगा तो उसमें इसमें साल्ट्स के साथ में पानी आ रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है तब आ रहा है, फीडिंग कर रहा है तब पानी आ रहा है। तो इस तरीके से अगर पानी आता ही रहेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, स्वेल होकर फट जाएगी। तो उन सबको मैनेज करने के लिए ओस्मो रेगुलेशन होता है, यानी प्रासरण नियमन होता है, और वो किसके द्वारा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा। न्यूक्लियस के पास में एक लार्ज सी वैक्यूल देखी थी अपन ने, उसको नाम दिया था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती हैं कि इसको मेंटेन करने का काम करती है ओस्मो रेगुलेशन को। ठीक है, अंदर की तरफ जो भी मटेरियल है, जो भी पानी वगैरह जो आ रहा है और कुछ नाइट्रोजन वेस्ट है, उनको ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मतलब जब मैच्योर हो जाती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो कहीं मेम्ब्रेन के पास में जाके डिस्पोज हो जाएगी या मेम्ब्रेन के पास में फट जाएगी। तो जो पानी और जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है उनको बाहर की तरफ निकाल देगी। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे अपन ओस्मो रेगुलेशन की।
देखिए उसके बाद में अपन थोड़ा सा बिहेवियर की बात करते हैं। अमीबा में बिहेवियर यानी कि अमीबा में कुछ बिहेवियर शो करता है लाइट के अगेंस्ट, टेम्परेचर के अगेंस्ट, हॉट वाटर के अगेंस्ट, या सेंसेशन अपन कोई देते हैं तो उसके अगेंस्ट ये कुछ बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं थर्मोटैक्सिस, यानी कि जो आपका टेम्परेचर है उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स। थर्मोटैक्सिस में मतलब कि जो अमीबा है वो ताप के अगेंस्ट, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, ताप के अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करता है। यानी कि इसके लिए अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि इस टेम्परेचर में ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। इससे कम टेम्परेचर में या इससे ज़्यादा टेम्परेचर में, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे अपन, यानी 35 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो धीरे धीरे इसकी सारी क्रियाएं, सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाएंगी और अमीबा मर जाएगा। इससे कम टेम्परेचर रखेंगे तो भी ये क्या होगा, धीरे धीरे अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कम कर देगा और अमीबा मर जाएगा। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस बिहेवियर में आप देखेंगे तो फोटो का मतलब होता है प्रकाश या लाइट के अगेंस्ट अमीबा किस तरीके का रेस्पॉन्स शो करता है। तो यहाँ भी अमीबा आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी डार्क लाइट को पसंद करता है या डिम लाइट को पसंद करता है, डार्क लाइट। ठीक है, यानी कि आप एकदम से इस पर ज़्यादा लाइट डालेंगे तो ये उस एरिया से दूर जाने की कोशिश करता है। तो ये उन एरियाज को प्रीफर करता है जहाँ लाइट कम होती है, डिम लाइट होती है। ठीक है, तो ज़्यादा लाइट डालेंगे तो वहाँ से भग जाएगा और ज़्यादा ही अंधेरा होगा तो वहाँ से भी ये दूर जाने की कोशिश करता है। तो दोनों के अगेंस्ट ये, यानी ज़्यादा लाइट के अगेंस्ट भी ये नेगेटिव बिहेव शो करता है और ज़्यादा अंधेरा है तो उसके भी अगेंस्ट ये बिहेवियर शो करता है, नेगेटिव बिहेवियर। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब है कि केमिकल्स के अगेंस्ट किस तरीके का रेस्पॉन्स करता है। तो यानी कि अगर वाटर में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट एसिड हैं या ये एसिड या कोई साल्ट्स हैं इस तरीके से, तो उनके अगेंस्ट भी ये नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो स्लाइड पे अगर अमीबा की पानी के ड्रॉप में कंसनट्रेट HCl या HNO3 अगर उसमें डालते हैं आप तो या तो तुरंत मर जाएगा यहाँ, या फिर वहाँ से धीरे धीरे मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं गैल्वेनोटैक्सिस की, यानी विद्युत के अगेंस्ट रेस्पॉन्स। विद्युत के अगेंस्ट उधर भी अगर आप इसका रेस्पॉन्स देखेंगे तो ये एक तरीके से कैथोड की ओर जाना चालू कर देता है। ठीक है, यानी जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने की। लाइट छोड़ेंगे, कैथोड और एनोड दोनों छोड़ेंगे तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, एनोड से दूर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट जो है वो जियोटैक्सिस का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ किस तरीके का रेस्पॉन्स देता है। तो वैसे अपन कह रहे हैं कि बॉटम लवर होता है तो ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है। जियोटैक्सिस के अगेंस्ट पॉजिटिव रेस्पॉन्स, यानी नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, बॉटम में जाने की कोशिश करता है। तो ये कुछ बिहेवियर थे जो अमीबा शो करता है। ठीक है, तो उसमें थर्मोटैक्सिस, फोटोटैक्सिस, गैल्वेनोटैक्सिस, जियोटैक्सिस, इस तरीके की बिहेवियर है जो अमीबा शो करता है। उसके बाद में फिर अपने पास में अमीबा में अपन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।